तो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं ESO 11 की यूनिट नंबर 14 जिसका नाम है वितरण प्रक्रियाएं। देखिए, वितरण मतलब सीधा सीधा होता है बांटना। बांटने का जो प्रोसेस है वो बताया गया है इसमें। अब बांटना काफ़ी तरीके से हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे बांटने का मतलब हो सकता है आदान प्रदान करना, या कोई समारोह हो गया, जैसे बाजार हो गया। बांटने के काफ़ी सारे वो होते हैं विकल्प। जैसे कि हम बाजार में चीज़ें पैसे दे के खरीदते हैं, तो वो भी एक तरीके से आदान प्रदान ही होता है, बांटना ही होता है। बैंक के द्वारा हो गया, किसी विज्ञापन के द्वारा हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। कुल मिला के अगर हम बेसिकली बात करें तो ये होता है कि एक स्थानीय समूह, समूह मतलब क्या होता है आपका ग्रुप। एक स्थानीय ग्रुप हो गया या फिर अलग अलग स्थानीय समूह हो गया। एक समूह हो या फिर अलग अलग समूह हो, उनके बीच की वस्तुएं और सेवाओं का आदान प्रदान को विनिमय पद्धति कहते हैं। विनिमय पद्धति होती है, विनिमय का अर्थ होता है कि आदान प्रदान की जो पद्धति होती है, ठीक है, उसको हम विनिमय पद्धति कहते हैं। आदान प्रदान ना लिख के सीधा सीधा विनिमय लिखेंगे तो इससे दो वर्ड की जगह हमें एक वर्ड करने होते हैं। थोड़ा ये जो है हिंदी थोड़ी खड़ी हिंदी में आता है, इसलिए इसे हम विनिमय पद्धति कहते हैं। और अब बेस्ट होगा आप भी विनिमय पद्धति लिखेंगे, क्योंकि विनिमय पद्धति में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आप आदान प्रदान लिखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही मतलब हो जाता है। विनिमय पद्धति या फिर विनिमय का मतलब काफ़ी अर्थों में लिया जा सकता है। जैसे कि देखिए, पैसे देकर वस्तु लेना। कोई भी वस्तु हो गई हम पैसे देकर खरीदते हैं दुकानदार में, या कोई काम कराना हो गया, या फिर कोई भी वस्तु हो गई, या सेवाओं के वितरण का एक आम तरीका है। इन सभी चीज़ों का जो है ये एक आम तरीका है, यानी कि बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हम सामान्य जीवन जीते हैं। उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है आज के टाइम में अगर देखी जाए तो अर्थव्यवस्था, यानी कि पैसा। आदिम काल में जो विनिमय पद्धति थी, जो आदान प्रदान की पद्धति थी, वो काफ़ी प्रचलन में थी। क्यों? लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि उसमें पैसा नहीं होता था, ठीक है। उसमें पैसा ना होके अन्य चीज़ें इंक्लूड थी। जैसे मैं आपको मान लीजिए पुराने टाइम में गेहूँ दे रहा हूँ और आपसे बदले में मैं चावल ले रहा हूँ, क्योंकि मैं गेहूँ नहीं खाता या फिर आपको चावल नहीं खाने हैं उस वजह से। तो ऐसी कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। विनिमय जो है 6 प्रकार का हो सकता है, या बेसिकली बात की गई है। और ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही बेसिक टॉपिक है। समझने के लिए थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाता है। विनिमय 6 प्रकार का हो सकता है। जैसे हो सकता है वस्तुओं के अदले बदले, यानी कि वस्तुओं को बदले वस्तु लेना, या फिर सेवाओं के बदले सेवाएं लेना। सेवाएं मतलब होता है कोई भी वर्क हो गया या फिर कोई भी कार्य हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपका वो काम कर दूंगा, ये सेवाओं के बदले सेवा हो गया। सेवाओं के बदले वस्तु हो गई। जैसे आप मेरे से कहते हैं आप ये काम कर दीजिए, मैं कहता हूँ कि उसके बदले मेरे को आप ये चीज़ दे दीजिएगा, वो चीज़ दे दीजिएगा। ऐसे वस्तुओं के बदले पैसा हो गया, ठीक है। बेसिकली चीज़ें हैं, कुछ समझाने की बात नहीं है इसमें। वस्तुओं या फिर सेवाओं के बदले पैसा हो गया, या फिर पैसे का प्रयोग जो है हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है नई अर्थव्यवस्था में, यानी कि आज के टाइम में आधुनिक समय में हमें इन चीज़ों को देखने को मिलता है, लेकिन पहले के में ऐसा नहीं था। तो देखिए, इसमें जो है विभिन्न विनिमय पद्धतियाँ हैं बताई गई हैं, हाईलाइट किया गया है टॉपिक। कार्ल पोलानी नाम के एक व्यक्ति हैं, कार्ल पोलानी, ठीक है। कार्ल पोलानी नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने जो है विनिमय के 3 तरीके का उल्लेख किया है, और यही 3 तरीके पूरे चैप्टर को कवर कर देते हैं। पहला आता है पारस्परिक आदान प्रदान, दूसरा पुनर्वितरण, और तीसरा है बाजार विनिमय। पारस्परिक आदान प्रदान में देखिए क्या क्या आता है। इस पद्धति में क्या होता है कि 2 व्यक्ति या फिर 2 समूह अपने स्तर के अनुरूप आपस में वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। असल मायने में देखिए बेसिक चीज़ है, वही चीज़ है, आदान प्रदान ही है पूरा चैप्टर में। वितरण प्रक्रिया में सिर्फ आदान प्रदान ही आता है, लेकिन यहाँ पे उसके कुछ वो दिए गए हैं पॉइंट। वो पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए कि आदान प्रदान मतलब किस तरीके का हो सकता है, कैसा हो सकता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था जो है कम से कम किसी एक विनिमय पद्धति से प्रभावित है। ये 3 जो मतलब बताई हैं यहाँ पे पॉइंट, इन तीनों में से कुछ भी कहीं भी ले लीजिए आप समाज के अंदर, तो एक विनिमय पद्धति आपको जरूर मिल जाएगी, ठीक है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दोनों पद्धति भी होती है, कई बार तीनों पद्धति भी इसके अंदर शामिल होती है। पारस्परिक आदान प्रदान, ठीक है, इस पद्धति में यही चीज़ बताई गई है आपको। देखिए, अगर आपको जो है अर्थ समझ में आ जाए, एक वर्ड का अगर आप अर्थ समझ लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है उसे अच्छे से समझने में बहुत हद तक सक्षम है। जैसे देखिए, पारस्परिक आदान प्रदान का अर्थ क्या होता है। पारस्परिक का मतलब होता है आपसी।
आपस में जो आदान प्रदान होता है, ठीक है, इसमें एक समूह भी हो सकता है, अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, बहुत सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं और अनगिनत व्यक्ति भी हो सकते हैं। जैसे शादी ब्याह में हम करते हैं तो हम शादी ब्याह की चीज़ें भी इसमें नोटिस कर सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाते हैं या फिर दादा दादी नाना नानी किसी के भी यहाँ पर जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाते हैं, उनको भेंट देते हैं एक तरीके से। कई बार ऐसा होता है शादियों में मोटरसाइकिल मिल जाती है, चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपसी लेन देन की बात होती है, इसमें समाज का कोई रोल नहीं होता, ये दुनियादारी है, मतलब इसमें हमें सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अन्य शब्दों में अगर हम इस चीज़ को बात करें तो इसमें दो चीज़ देखने को मिलती है। एक ये है कि हम मान लीजिए उनके यहाँ पे गिफ्ट वगैरह या फिर कोई भेंट लेकर जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बदले हमें भेंट प्राप्त हो, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभार ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि हम उन्हें भेंट देते हैं तो वो हमेशा हमारे यहाँ भेंट लेकर आते हैं, इस वजह से हम देते हैं। तो ये चीज़ें मतलब यहाँ पे ये दर्शाना चाहती हैं कि आप मतलब किस तरीके से इनको करते हैं। अन्य शब्दों में क्या है कि बाजार विनिमय से ये अलग होता है, ठीक है। बाजार विनिमय होता है अलग और पारस्परिक आदान प्रदान मतलब होता है आपस के बीच का आदान प्रदान। इसमें कुछ भी ले सकते हैं, जैसे माँ बेटी का रिश्ता हो गया, बेटे का रिश्ता हो गया। माँ जो है अपनी बेटी को उपहार दे सकती है, सोने का चांदी का कुछ भी चीज़ दे सकती है। बदले में माँ को दुख नहीं होता, खुशी होती है कि मेरी बेटी के पास वो चीज़ जाएगी। और अब उसकी जो माँ होती है उसकी माँ कभी भी ये नहीं सोचती कि ये मेरे लिए चीज़ भी रिटर्न लाएगी, ठीक है। तो उसमें दुख नहीं होता, व्यक्ति को खुशी मिलती है। लेकिन अगर हम बाजार विनिमय की बात करें तो बाजार विनिमय इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। इस पद्धति में क्या है कि बाजार विनिमय के सामान दूसरे से जो हम चीज़ लेते हैं उसके बदले में अधिक प्राप्ति की इच्छा नहीं की जाती है। जैसे कि विनिमय दो तरफा होता है, एक तरफ इधर से एक तरफ उधर से। जैसे हम बात कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे क्रिसमस में हम क्या देखते हैं कि आप अपने मित्र को उपहार देते हैं और आपका मित्र आपको उपहार देता है कभी कभार। लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि मामला एक तरफा भी हो सकता है। जैसे आप अपने दोस्त को उपहार दे देते हैं लेकिन आपका दोस्त आपको उपहार नहीं देता। तो इसमें यहाँ पे सिर्फ चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसे ऐसा समाज के अंदर देखा गया है या फिर होता जाता है। वस्तु मूल्य की बात की जाए तो देखिए इसमें दो तरह के आदान प्रदान आते हैं। एक आता है सामान्य आदान प्रदान, दूसरा आता है संतुलित आदान प्रदान। जैसा कि वर्ड है, वर्ड से ही पता चल जाता है आपको कि क्या चीज़ क्या है। जैसे देखिए सामान्य आदान प्रदान में क्या होता है, इसमें ना मूल्य देखा जाता है और ना ही दी गई वस्तु की हम क्या चीज़ देख रहे हैं, ना ही उसका पैसा देखा जाता है कितने पैसे की हम चीज़ दे रहे हैं, और ना ही लौटने का समय। जैसे हम शादी में इंडिया में खास तौर पे देखा जाता है, जैसे मान लो लड़की की शादी है, उसको साड़ी देनी है, पंजेब देनी है, चीज़ें देनी है। उसमें एक पॉइंट ये भी छुपा होता है कि जब हमारे बच्चों की शादी हो गई या हमारी तरफ से कोई शादी हो गई तो उसमें ये लोग हमें यहाँ पे रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ इसमें नहीं होती सामान्य आदान प्रदान में। ये अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचा जाता। इसका मतलब ये होता है बस ये सामान्य आदान प्रदान होता है कि हम अपनी इच्छा से दे रहे हैं और अगर आपकी इच्छा हो दो, नहीं है तो मत दो। इसमें रिटर्न लेने की कोई वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। दूसरा होता है संतुलित आदान प्रदान। इसमें क्या होता है कि लेन देन संतुलित होता है यानी कि एक निश्चित अवधि होती है, जैसे शादी का मैंने आपको बताया। इसमें सेवाओं का सीधा आदान प्रदान होता है। इस प्रकार का विनिमय किसी वस्तु या लाभ हुए विशेष की इच्छा की आवश्यकता पर आधारित होता है। ये वही चीज़ है संतुलित आदान प्रदान। मतलब जैसे उन्होंने मेरे को उस टाइम पे मान लीजिए भेंट में साड़ी दे दी थी तो मैं भी उनको भेंट में उस टाइम पे साड़ी दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा पुनर्वितरण। देखिए पहला पॉइंट आपका क्लियर होता है। सेकंड पॉइंट आता है पुनर्वितरण। पुनर्वितरण मतलब होता है फिर से बांटना, ठीक है। पुनर् होता है फिर से, वितरण मतलब होता है बांटना। इस पद्धति में जो है लोगों के बीच एक समूह या फिर एक स्थान के बीच वस्तुएं एकत्रित मतलब होता है इनको कलेक्ट करके जमा करके वस्तुएं एवं सेवाओं का बंटवारा किया जाता है। सबसे चीज़ें लेकर एक जगह जोड़ के उनको एक जगह जमा करके फिर जो है सभी लोगों में इसका बंटवारा किया जाता है। इसमें पारिवारिक दायित्व की भावना से वस्तु का पुनर्वितरण होता है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक समूह के लोगों से वस्तु लेकर किसी स्थान पर इकट्ठा कर दी जाती है, फिर वहाँ से उनका समाज में वितरण किया जाता है। देखिए इसका सबसे अच्छा समझने के लिए जो है पुनर्वितरण का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि गवर्नमेंट। हम क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट एक तरह से सब पैसे को जमा करती है किसी जगह, लेकिन पैसा देता कौन है, समाज के लोग। सभी समाज के लोग देते हैं और रिटर्न में क्या होता है कि सरकार जो है हमारे लिए अच्छे कार्य कराती है। हालांकि ऐसा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन ठीक है अच्छे कार्य भी कराती है सरकार। तो इसमें ये जो है पुनर्वितरण का जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल गवर्नमेंट का दिया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने खुद भी बुक्स में इसका
एग्जाम्पल दिया है पुनर्वितरण का। पुनर्वितरण केंद्र का मुख्य या किसी समूह या कबीले का प्रमुख भी हो सकता है या किसी राज्य का शासक। यहाँ पे लाइन इसलिए दी गई है कि वो अपने फायदे के लिए भी इसको यूज़ कर सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान दिया जाए कि वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ ना करे, क्योंकि ये सभी लोगों का होता है तो सभी को ही बांटा जाए। ऐसे ही देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है जो कि अमेरिका में है, पोर्टलेज समारोह। ठीक है, पोर्टलेज समारोह दिया गया है जो कि अमेरिका में होता है। ये अमेरिका में उत्तर पश्चिम तट पर बसने वाले इंडियन उत्तर पश्चिम तट पर बसते हैं अमेरिका में जाके, उनमें जो है पुनर्वितरण का एक बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे ये पोर्टलेज समारोह करते हैं हर साल। ये जब भी वो करते हैं, वैसे यहाँ लिखा नहीं है हर साल करते हैं, लेकिन जब भी वो करते हैं तो उसको ये बड़े जोर शोर से करते हैं, अपने विशेष अधिकार या फिर अपने धन दौलत का प्रदर्शन करते हैं, अपनी धन दौलत की ज़्यादा दिखाते हैं ताकि मेज़बान की जो है शान शौकत बढ़ती रहे और अपनी ये मतलब चीज़ें दिखा के कि हम कितने पैसे वाले हैं ये वो। ठीक है, बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें इसमें दिखाती हैं, खासतौर पे इंडियंस को ही दिखाई जाती हैं असल महीने में। लेकिन ये जो है अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए होती है और मेहमानों के बीच वस्तुएं बांटी भी जाती हैं। जो से कोई भी व्यक्ति है किसी के अंडर में रहता है तो उसमें उन चीज़ों को मतलब दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ बात की जा रही है गृह निर्माण संबंधी। इसमें क्या है कि पोर्टलेज समारोह में जो है गृह निर्माण यानी कि घर के जो कार्य होते हैं उनके संबंधी बड़ी एक शानदार रस्म होती है। लगभग 10 वर्ष तक जो है पति पत्नी के लिए कठिन श्रम करते हैं और इस समारोह में 1 वर्ष से पहले पत्नी दुकान से कंबल लेकर अपने कबीले के विभिन्न सदस्यों को उधार देती है। ठीक है, ये मतलब एक तरह से परंपरा जैसे बन जाती है ना, तो उस तरीके से परंपरा हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है अमेरिका के अंदर भी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो कबीले के सदस्य होते हैं वो समारोह के अवसर पर उन्हें जो है 100% ब्याज के साथ लौटा देते हैं। ठीक है, कंबल उनको उधार दिया जाता है लेकिन वो लोग कंबल के साथ साथ उसका ब्याज भी लौटा देते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं होता कि ब्याज भी आप दें, लेकिन वो अपनी खुशी से अपनी इच्छा से ब्याज दे सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि घर में जो अतिथि होते हैं, नए अतिथि घर में इकट्ठा होते हैं और अपने पद के अनुसार स्थान ग्रहण करते हैं। मोस्टली इसमें वही होता है जो ज़्यादा इतना देता होगा उसको उतना ज़्यादा पद मिलता होगा, जैसे कि इंडिया में भी यही देखने को मिलता है, तो हो सकता है वहाँ भी वही चीज़ देखने को मिलती हो। पुनर्वितरण पद्धति का जो है सबसे बड़ा उदाहरण सरकार द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। देखिए यहाँ पे वही बात यहाँ पे आ जाती है जो उनसे मैंने आपको बताई थी। सरकार द्वारा वसूल किया जाने वाला कर मतलब होता है टैक्स। आप 1 रुपये की टॉफ़ी खाएं या फिर 1 लाख का आईफोन खरीदें, सब चीज़ में आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। आप 1 रुपये की टॉफ़ी तक में भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। हर एक चीज़ जो भी आप खरीदते हैं मार्केट से, और सब चीज़ें मार्केट में ही मिलती हैं, हर एक चीज़ में आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। नागरिक की भूमिका में जो है हमें अपनी सरकार को स्थानीय और राष्ट्रीय कर देना पड़ता है। जैसे आप हाउस टैक्स ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय कर में उसी में ही इंक्लूड हो जाता है ये सब चीज़ें। स्थानीय कर जो है हाउस टैक्स को कहते हैं। सरकार उनके बदले में हमें विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराती हैं जो राशि हम सरकार को देते हैं उसकी जो है तुलना उनके द्वारा की जाने वाली सेवा और वस्तुओं से नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर होता है पुनर्वितरण वाला। तीसरा पॉइंट आता है बाजार विनिमय। देखिए बाजार विनिमय में क्या होता है कि इसमें मांग और पूर्ति के नियम के मुताबिक वस्तु और सेवा का विनिमय होता है। ठीक है, विनिमय मतलब आदान प्रदान या फिर बांटना हो गया, कुछ भी कह सकते हैं। वस्तु और सेवा से मतलब वही होता है। ठीक है, आपके जो सर्विस है, आपकी जो चीज़ें हैं वो उनके ऊपर ही उसको वस्तु और सेवा कहा जाता है। बाजार विनिमय की जो है प्रमुख विशेष यह है विशेषता मतलब होता है और फीचर्स। ठीक है, प्रमुख फीचर्स जो है उनके यह है कि वस्तुएं एवं सेवा पैसा से खरीदी और बेची जा सकती है। बाजार से मतलब होता है सीधा मार्केट। आप मार्केट जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये बाजार विनिमय ही आप करते हैं। जब भी आप कोई भी सामान बाजार से जाकर खरीदते हैं, आपको फ़ोन लेना है, बुक्स लेनी है, कुछ भी चीज़ लेनी है, तो आप क्या करते हैं इसको जो है बाजार विनिमय को शुद्ध आर्थिक विनिमय माना गया है, क्योंकि इसमें सीधा कोई हिसाब नहीं होता किसी व्यक्ति का कि उसको कितना देना है कितना नहीं देना है। जितना सामने वाले का अमाउंट है उसको हम रख कर देते हैं और वो वस्तु हमें सामने से रिटर्न करता है कि आपको ये चीज़ आपकी हो गई है अब। ठीक है, तो इसमें कोई भी हिसाब नहीं होता है, ना ही आगे का ना ही पीछे का, कोई भी चीज़ इसमें नहीं रखी जाती है। इसलिए जो है इसको शुद्ध मुद्रा बोला जाता है। ठीक है, शुद्ध आर्थिक विनिमय इसको बोला जाता है। मुद्रा पर आधारित विनिमय में पद्धति उस अर्थव्यवस्था में फलती फूलती है जहाँ पूर्ति
बढ़ जाती है। अन्य शब्दों में जहां खाद्यान्नों का उत्पादन खाद्यान्न पैदा करने वालों की आवश्यकताओं से अधिक हो जाता है, तब भी हम कुछ खरीदते या फिर कुछ बेचने की बात करते हैं। कहने का मतलब वही है, जब ज़्यादा लोग खरीदते हैं तो उसके जो बनाने की जो चीज़ें हैं वो फैक्ट्रियाँ कम पड़ जाती है, तब जाके इसमें हमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है बड़े स्तर पर। कुछ खरीदते हैं फिर कुछ बेचने की बात हम करते हैं। तो बाजार विनिमय से जुड़े हमें कुछ शब्द हैं जो सामने आते हैं, जैसे कि खरीदना हो गया, बेचना हो गया, झूठ हो गया, क्योंकि दुकानदार काफ़ी हद तक झूठ बोल सकता है, कस्टमर्स भी काफ़ी हद तक झूठ बोल सकता है। पैसा हो गया, लागत हो गया, पैसा हो गया, लागत हो गया, लाभ हो गया, हानि हो गया, नुकसान आदि। लाभ हानि वैसे हानि और नुकसान वैसे एक ही वर्ड होता है, डबल मेंशन यहाँ किया गया है। बाजार विनिमय की विशेषता, देखिए बाजार विनिमय के फीचर्स क्या होते हैं। यहाँ पर 4 फीचर्स इसके दिए गए हैं, आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं, नहीं तो कम भी लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3-4 तो लिखने ही चाहिए। खरीदार, जो कस्टमर्स होता है ऐसे हम खरीदार कहते हैं, ठीक है। खरीदने बेचने वाले के पास, खरीदार जो है बेचने वाले के पास जाता है क्योंकि वह उससे अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदना चाहता है। इस प्रकार बेचने वाला अपनी चीज़ों को बेचता है, दुकानदार बेचता है और जो कस्टमर होता है खरीदता है। जाहिर सी बात है, सीधी सीधी बात है, क्योंकि वह पैसा चाहता है। दुकानदार जो है सिर्फ पैसे से मतलब होता है, उसके लिए अनजाना आदमी हो कोई भी व्यक्ति हो उसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, जिससे वह अपनी आवश्यकता को चीज़ें खरीद सके और सुविधा या सेवाओं को जुटा सके। तो क्लियर है लाइन। तो बिल्कुल सेकंड आती है हमारी, जब हम खरीदारी करने जाते हैं तो कम से कम पैसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदने चाहते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि विशेष विषय का मूल्य मांग और पूर्ति के आधार पर घट बढ़ भी सकता है। मान लीजिए कोई आप विशेष चीज़ लेते हैं तो ऐसे भी सकता है महंगी आती है, और ब्रांड की लेते हैं तो आपको और महंगी मिलती है, तो इसके आधार पर जो है इसका रेट घट या बढ़ सकता है। तीसरा हमारा आता है खरीदने वाला और बेचने वाला। खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों अपने सीमित संसाधनों से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं। जो असल में चीज़ें बेच रहा होता है वो सोचता है कि मैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊं, लेकिन जो कस्टमर होता है वो ये सोचता है कि मैं इससे थोड़ा कम पैसे में लूं ताकि मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो। मेरे को ये सामान अगर आगे 500 का मिल रहा है तो मेरे को यहाँ से 400 का मिल जाए, वही सेम चीज़, तो वो अपना बचाना चाहता है और उधर साइड दुकानदार अपना ज़्यादा बचाना चाहता है। इसलिए खरीदार ऐसे विक्रेता को ढूंढता है, जो कस्टमर्स होता है ऐसे विक्रेता को ढूंढता है जो उससे कम दाम में दे सके। और ऐसा ही बिल्कुल इससे उल्टा होता है दुकानदार पे, ठीक है। दुकानदार ऐसे ग्राहक की ताक में रहता है जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे के चीज़ों को खरीद सके ताकि उसको प्रॉफिट या बेनिफिट ज़्यादा मिल सके। चौथा और लास्ट पॉइंट आता है बाजार विनिमय में वस्तु और सेवाओं का मूल्य अपनी जो है आपसी बातचीत से तय किया जाता है। जो कस्टमर्स और जो दुकानदार है उनके बीच जो बातचीत होती है उनके आधार पर ही उनका जो पैसा है वो तय किया जाता है। क्योंकि वैसे तो गवर्नमेंट तय कर देती है, लेकिन फिर भी उसके एक MRP होता है, उससे आगे आपको अमाउंट नहीं मिलता है, लेकिन MRP तक भी उसमें कुछ मार्जिन उसका होता है और उससे मोस्टली चीज़ों में कम ही होता है। किसी भी वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के मूल्य पर निर्भर भी हो सकता है। पैसे से वस्तु की स्थिति बहुत सरल हो जाती है। अन्य शब्दों में जो है पैसा विनिमय का एक अच्छा साधन है, लेकिन ये हमें आधुनिक काल में देखने को मिलता है। वैसे तो देखिए आपका चैप्टर यहाँ क्लियर होता है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट और दिया गया है, बैंक एवं विज्ञापन सेवाएं। तो बैंक और विज्ञापन सेवाएं से क्या मतलब है। बैंक पूंजी, सबसे पहली चीज़ क्या है, बैंक में जो पूंजी है वो निवेशकों को पूंजी नहीं देते, बल्कि जो उपभोक्ता होता है उसके साथ लेन देन भी करते हैं, कस्टमर्स के साथ वो लोग लेन देन भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको आवश्यकता है, आपके पास पैसा है, आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप बैंक में जमा करा सकते हैं, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है कि आपके पास ज़रूरत है, अपना बैंक से सारा पैसा ले लिया, लेकिन अब भी आपको कुछ पैसा कम पड़ रहा है तो आप बैंक से उधार पैसा भी ले सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है बैंक में, और बैंक में इसमें कुछ भी नहीं है विज्ञापन में। दूसरा आता है विज्ञापन आपने देखा होगा, यानी कि एडवर्टाइजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। दोनों का फ़ायदा दिखा के, जैसे आप थोक का सामान ज़्यादा बेच सकते हैं या फिर कोई खुदरा व्यापारी है वो बेच सकता है। तो ये विज्ञापन जो है एजेंसियों को बहुत सहायक होती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जैसे जोमेटो कंपनी मान लीजिए, वो क्या कार्य करती है, वो सिर्फ अपना सामान कुछ नहीं बेचती है, दूसरों का सामान बेचती है, लेकिन कंपनी ने अपना नाम ऐसा क्रिएट कर लिया है कि आप हमारे साथ जुड़िए, आपका सामान हम बिकवाएंगे। तो एक तरफ से तो व्यक्ति ऑफलाइन भी बेच रहा है, एक तरफ से ऑनलाइन भी बेच रहा है, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए लोग उससे जुड़ गए, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई, जोमेटो कोई घर थोड़ी आया आपके पास, जोमेटो सिर्फ एक नाम था, कंपनी क्रिएट की गई कंपनी, जोमेटो कुछ नहीं है, जोमेटो सिर्फ एक नाम है,
ठीक है। अब वो एक ब्रांड तरीके का नाम बन चुका है, तो इसमें सिर्फ विज्ञापन की ही भूमिका है A to Z। कुछ भूमिका हो सकती है पैसा की, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है विज्ञापन की। अगर आप उसकी एडवर्टाइजमेंट ना करवाएं तो आप देखेंगे कि उसका मतलब उसका क्या, कोई सी भी कंपनी का ले लीजिए आप, तो वो काफ़ी हद तक डाउन ही रहेगी, आप उसे जान ही नहीं पाएंगे। ऐसी बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जिसे आप आज भी नहीं जानते होंगे और वो काफ़ी तकड़ी या फिर काफ़ी बड़ी बड़ी वो कंपनियां होंगी। तो देखिए इसमें एक चीज़ और बताई गई है इंपॉर्टेंट सी, जैसे कि आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था को कम से कम 3 ऐसे विशेष सिद्धांतों से जुड़ी हैं जैसे पुरानी अवस्था में, पुरानी जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमें वो दिखलाई नहीं पड़ती हैं। ये होती हैं आर्थिक दृष्टि से विशाल बाजार, जो पैसे के मामले में है उसके हिसाब से विशाल यानी बड़ा बाजार होना चाहिए। दूसरा, लाभ प्राप्ति का सतत प्रयास। सतत मतलब होता है जिसमें आज भी लाभ कमाया जा सके और आने वाले टाइम में भी लाभ कमाया जा सके, यानी कि आगे की ज़रूरतों को देखते हुए आज के हिसाब से भी लाभ कमाना, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप लाभ के चक्कर में उस चीज़ को ही ख़त्म कर दें और आने वाले टाइम में उसमें लाभ ही ना बचे, ऐसे। ठीक है, उसको कहते हैं सतत प्रयास। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुद्रीकरण, इसमें दोनों ही चीज़ आती है, नेशनल और इंटरनेशनल, इन दोनों व्यापार के बीच का मुद्रीकरण हो। दूसरी ओर जो है हम पुरानी, ये तो आज के टाइम में है, ठीक है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो पुरानी अर्थव्यवस्था है उसमें वस्तु और सेवा के लेन देन में आदान प्रदान और पुनर्वितरण जैसे अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे हैं। ठीक है, लेकिन पैसा जो है वहाँ पे हमें कम देखने को मिलता है। तो गाइस वैसे तो इसके साथ ही वीडियो आपकी समाप्त होती है, बाकी चैप्टर्स आपको ठीक है नीचे मिल जाएंगे। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और कोई कमेंट ओपन है, कमेंट बॉक्स, आपको कुछ भी पूछना होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।